नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपने देखना शुरू कर दिया है बतकही चौक। हम आज बात करेंगे उस संगठन की जिसने भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति पर गहरा असर डाला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। 1925 में नागपुर में एक छोटी सी बैठक से शुरू हुआ यह संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन माना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1923 से। नागपुर का एक इलाका शुक्रवारी तालाब के पास गणेश पंडाल में झांकी निकाला जा रहा था। सामने एक मस्जिद थी। मुसलमानों ने जुलूस पर आपत्ति जताई, कहा इधर से आप नहीं ले जा सकते। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो ब्रिटिश जिलाधिकारी ने आदेश दिया हिंदू अपनी झांकी मस्जिद के सामने से नहीं निकाल सकते। हिंदू अड़ गए। अगर जुलूस सामने से नहीं निकला तो गणपति विसर्जन भी नहीं होगा। तनाव बढ़ा और दंगे में बदल गया। यही माहौल, यही टकराव 1923 का नागपुर याद दिलाता है और यहीं से आरएसएस की सोच का बीज बोया जाता है। इसी दौरान एक युवक जिसे लोग डॉक्टर बोलते थे, वो सामने आए। इनका नाम था केशव बलिराम हेडगवार। 34 साल के हेडगवार, जिन्हें लोग डॉक्टर कहते थे, वो सामने आए। उन्होंने सोचा आखिर ये क्या हो रहा है हमारे देश में। हेडगवार पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, जेल भी गए थे। 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन के लिए युवाओं को जुटाने का काम किया था उन्होंने कांग्रेस के लिए, लेकिन वो बार बार निराश हुए। उन्हें लगा हिंदुओं की ताकत बिखरी हुई है और उनकी आवाज़ दब रही है। कोई एक ऐसा संरचना, कोई एक ऐसा संगठन, कोई एक ऐसा स्वरूप देना होगा, कोई एक ऐसा छत बनाना होगा जिसके नीचे हिंदू एकत्रित हो। 1923 के दंगे के बाद हेडगवार ने फैसला किया, अब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कोई नया रास्ता सोचना होगा, कोई नया रास्ता चाहिए। 27 सितंबर 1925 का दिन था। दिन विजयदशमी का था, दशहरे नाम से भी लोग जानते हैं। नागपुर में अपने ही घर में हेडगवार ने 5 लोगों के साथ एक बैठक बुलाई। उस बैठक का नाम दिया गया संघ। उस बैठक में जो 5 लोग मौजूद थे, इन 5 लोगों में गणेश सावरकर, डॉक्टर BS मुंजे, LB थोलकर शामिल थे और यहीं से जन्म हुआ संघ का। वैसे इस बैठक के 1 साल बाद यानी 1926 में इसको औपचारिक नाम दिया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका तो ना कोई रजिस्ट्रेशन था, ना संविधान, सिर्फ एक विचार हिंदुओं को अनुशासित और संगठित करना। हेडगवार ने शुरुआत की एक अनोखे प्रयोग से, शाखा, जिसमें लोग सुबह सुबह पार्क में इकट्ठा होना, खेलना, व्यायाम करना, अनुशासन और देशभक्ति का पाठ पढ़ना। किसी को लालच नहीं, कोई वेतन नहीं, कोई रोजाना शाखा में आना, बस काम करना। धीरे धीरे नागपुर में शाखाएं बढ़ने लगी। 1930 तक आरएसएस के सैकड़ों स्वयंसेवक हो चुके थे। 1936 तक संगठन फैलकर महाराष्ट्र से, नागपुर से मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। हेडगवार का मकसद साफ था, राजनीति नहीं, समाज निर्माण। वो कहते थे देश तभी मजबूत होगा जब समाज संगठित होगा। लेकिन हेडगवार सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहे। 1930 और 31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। आरएसएस के कई स्वयंसेवक जेल भी गए। फिर भी कांग्रेस और आरएसएस का रिश्ता कभी बहुत गहरा नहीं हुआ, उनकी कभी आगे नहीं बनी। हेडगवार को ऐसा लगता था कि कांग्रेस का ध्यान सिर्फ अंग्रेजों से लड़ना है, ना कि हिंदुओं को एकत्रित करना, उनको मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, भारत में हिंदुस्तान की बात करना है, हिंदी की बात करना, हिंदुत्व की बात करना है। इसलिए उनका ज़्यादा चला नहीं। 20 जून 1940 हेडगवार बीमार थे। उन्होंने एक पर्ची लिखी और अपने एक सहयोगी को दे दिया और अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। जब उस पर्ची को खोला गया तो उसमें एक नाम लिखा था। नाम था
माधव सदाशिव गोलवलकर। और उस दिन आरएसएस का एक युग का अंत हुआ और दूसरे युग की शुरुआत हुई। गोलवलकर बन गए नए सर संचालक और उनके नेतृत्व में आरएसएस ने भारत की राजनीति और समाज को सबसे गहरी छाप छोड़ना शुरू कर दिया। गोलवलकर आरएसएस के दूसरे सर संचालक बने। उनका व्यक्तित्व बेहद कठोर और सैद्धांतिक था। 1940 के दशक में आरएसएस का विस्तार तेजी से होने लगा, लेकिन अचानक एक घटना ने संगठन को हिलाकर रख दिया। वो घटना थी महात्मा गांधी की हत्या। आरोप लगा आरएसएस के एक कार्यकर्ता पर। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। गोडसे पहले आरएसएस से जुड़े थे। यही आरोप आरएसएस पे भारी पड़ा। पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। आरएसएस का विरोध जगह जगह होने लगा। फरवरी 1948 को सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। हजारों स्वयंसेवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। ये आरएसएस के इतिहास का सबसे बड़ा संकट साबित हुआ। गोलवलकर को भी जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो डटे रहे। सरकार से बातचीत चलती रही और 1 साल बाद सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया। जुलाई 1949 को प्रतिबंध हटा, लेकिन शर्त यह थी कि आरएसएस को अपना संविधान बनाना होगा। उनको एक संविधान के तहत काम करना होगा, क्योंकि जब ये बैठक हुई थी 5 लोगों के साथ, तो ना कोई संस्थान का रजिस्ट्रेशन था, ना कोई संविधान था। बस एक विचार के साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए थे। यहीं से आरएसएस पहली बार कानूनी ढांचे में आया। यहीं से शुरू हुई उसकी संगठन से संस्था बनने की यात्रा। 1949 में जब प्रतिबंध हटा तो आरएसएस ने तय किया कि हमें अब और मजबूत होना होगा। गोलवलकर यानी गुरुजी ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने कहा, संघ अकेले कुछ नहीं कर सकता, हमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों के संगठन बनाने होंगे। यहीं से संघ का संघ परिवार होने की कहानी शुरू होती है। 1948 में बना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP युवा शक्ति का ये संगठन था। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया। इसका वैचारिक ताकत थी आरएसएस। 1952 में बनवासी कल्याण आश्रम शुरू हुआ। जनजाति इलाकों में शिक्षा और सेवा का काम था। 1964 में विश्व हिंदू परिषद यानी VHP, इसका मकसद हिंदुओं को वैश्विक स्तर पर जोड़ना था। धीरे धीरे आरएसएस एक संगठन नहीं बल्कि संगठन परिवार बन चुका था, जिसे प्रकल्प परिवार नाम से भी जाना जाता है। अब धीरे धीरे आरएसएस की शाखाएं भी बढ़ने लगी थी। 1950 के दशक में रोजाना हजारों शाखाएं लगने लगी। लोग पूछते थे, आप राजनीति क्यों नहीं करते? गोलवलकर का जवाब था, हम राजनीति नहीं समाज को तैयार कर रहे हैं। राजनीति अपने आप ही बदलेगी। लेकिन राजनीति आरएसएस के दरवाजे पर बार बार दस्तक देती रही। 1970 का दशक भारत में इंदिरा गांधी का राज। आरएसएस के कार्यकर्ता और जनसंघ में भी सक्रिय थे, लेकिन आरएसएस खुद को गैर राजनीतिक कहता रहा। फिर आया साल 1975, आपातकाल। 25 जून की रात इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र पर ताला लगा दिया। विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और यहाँ पे जनसंघ का रोल और अहम हुआ। आरएसएस पर भी बैन लगा दिया गया था। हजारों स्वयंसेवक गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए। लेकिन यही आपातकाल आरएसएस के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि विपक्ष पार्टियों को संगठित करने के लिए आरएसएस की भूमिका अहम रही। जेपी आंदोलन यानी जयप्रकाश नारायण का आंदोलन आरएसएस की ताकत के साथ खड़ा रहा। लाखों स्वयंसेवकों ने भूमिगत होकर काम किया। जेपी ने सार्वजनिक रूप से कहा भी, अगर आरएसएस ना होता तो मेरा आंदोलन कभी सफल ना हो पाता। यह वो दौर था आरएसएस ने पहली बार राजनीतिक ताकत का असली स्वाद चखा। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी बनी और आरएसएस समर्थित जनसंघ इसमें शामिल हुआ। जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल सकी। फिर भी यह दौर आरएसएस के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि अब यह साफ हो गया था संघ सिर्फ सामाजिक संगठन नहीं बल्कि राजनीतिक भविष्य का भी निर्माता है। 1979 में जनता पार्टी टूटी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी यानी बीजेपी। आरएसएस के लिए यह एक नई राजनीति शाखा थी। इधर संघ ने और संगठन खड़े किए। किसानों के लिए
भारतीय किसान संघ, मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति पहले से सक्रिय थी। आरएसएस अब हर क्षेत्र में दिखने लगा था। शिक्षा, मजदूरी, आदिवासी, राजनीति, विदेश, यानी आरएसएस धीरे धीरे एक विशाल नेटवर्क बन चुका था। हर तरफ आरएसएस प्रकल्प के रूप में काम करने लगा था। हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में आरएसएस की मौजूदगी बन चुकी थी। 1980 का दशक खत्म होते होते आरएसएस एक विशाल नेटवर्क बन के भारत में काम करना शुरू कर चुका था। लेकिन 1989 में इसे एक ऐसा मुद्दा मिला जिसने पूरे भारत की राजनीति का नक्शा बदल दिया। अयोध्या का राम जन्मभूमि आंदोलन। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन इसकी जड़ों में आरएसएस की शाखाएं और वैचारिक परीक्षण भी शामिल था। राम मंदिर सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं था, बल्कि हिंदू पहचान और आस्था का बड़ा सवाल था। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। हजारों स्वयंसेवक सड़कों पर उतर आए। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यह नारा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव तक गूंजने लगा। 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। यह घटना भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। आरएसएस पर आरोप लगे उसने माहौल को बिगाड़ा है, भड़काया है। तब संघ ने कहा था हम सिर्फ हिंदू समाज को संगठित किए हैं, बाकी ये काम हमारा नहीं है। लेकिन यह साफ हो गया था, राम मंदिर आंदोलन ने आरएसएस और उसकी राजनीति संगठन बीजेपी को मुख्य धारा में ला दिया। 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार सिर्फ 13 दिन चली। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। यह संघ के लिए गर्व का पल था। आरएसएस कभी खुद राजनीति में नहीं उतरा, लेकिन इसके कार्यकर्ता की ताकत ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा दिया। 1998 से 2004 तक एनडीए की सरकार रही। आरएसएस ने सरकार को समर्थन दिया, लेकिन जब जब अपनी वैचारिक लाइन पर समझौता होता दिखा तो सरकार की आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटा। संघ बार बार कहता रहा हम सत्ता नहीं समाज बदलने आए हैं, सत्ता तो साधन है। 2009 में डॉक्टर मोहन भागवत संघ प्रमुख बने। यह दौर आरएसएस के लिए नया युग था। अब संघ अपनी छवि बदलना चाहता था। गोलवलकर के दौर में मुसलमानों को खतरा कहा गया था, लेकिन भागवत कहते थे मुसलमान भी हमारे हैं। उनकी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन वो भी भारत माँ के बेटे हैं। बस मुसलमानों पे ही नहीं, उन्होंने अपना आरक्षण पर भी, संघ ने अपना आरक्षण पर भी रुख बदला। 2015 में भागवत ने कहा था कि आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन 2024 में उन्होंने साफ कहा जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। यानी आरएसएस धीरे धीरे कठोर छवि से निकलकर समावेशी राष्ट्रवादी संगठन बनने की कोशिश करने लगा। 1925 में नागपुर में 5 लोगों ने शुरू किया हुआ संगठन आज 100 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। भारत में रोजाना 83,000 से ज़्यादा शाखाएं लगती हैं। दुनिया में 40 से ज़्यादा देशों में संगठन काम कर रहा है। करीब 1 करोड़ से अधिक स्वयंसेवक आज के वक्त में मौजूद है। नागपुर का मुख्यालय और दिल्ली का नया केशवकुंज कैंपस आरएसएस की ताकत का प्रतीक है। कभी जिस पर गांधी के हत्या का आरोप लगा, आज वही संगठन देश की राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ रहा है। आरएसएस की 100 साल की यात्रा हमें यह सिखलाता है कि एक छोटा सा विचार अगर अनुशासन और विश्वास के साथ आगे बढ़ाया जाए तो हर इतिहास बदला जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए जो स्क्रिप्ट है वो आनंद मिश्रा ने लिखा था, और भी कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.